दूसरा तरीका है रीस्टेटमेंट अप्रोच। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना परसेंटेज है एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट का। हमें पता लग गया कि रिवैल्यूएशन सरप्लस 20,000 है, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट 45,000 है। तो 20,000 45,000 के मुकाबले कितना परसेंटेज है, कितनी परसेंटेज में ये एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो हमें पता लगा कि 44.44% के परसेंटेज से ये एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो यही चीज़ हम अपने एसेट्स में भी लाने की कोशिश करेंगे कि अगर मेरा 100,000 का एसेट था हिस्टोरिकल कॉस्ट का, अगर वो 44.44 से इंक्रीज होता है तो 44,444 का इंक्रीज एसेट में होगा। तो मैं एसेट अकाउंट को डेबिट करता हूँ उसी अमाउंट से 44,444, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इसी एनालिसिस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज करता हूँ। या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा अभी 55,000 है, अगर मुझे सरप्लस हुआ है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इतना होना चाहिए था, 44.44% ऑफ 55,000, जो कि निकल के आएगा 24,444। तो मैंने एसेट की कीमत को भी बढ़ा दिया सरप्लस के कंटेक्स्ट में, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा दी सरप्लस के कंटेक्स्ट में, जिसकी वजह से मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व अब 20,000 का रिकॉर्ड हो गया है। ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप जो डेप्रिसिएशन एलिमिनेशन मेथड है उसे यूज़ करें तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी आसान रहेगी और आप आसानी से इसे समझ भी पाएंगे। और अगर बिल्कुल ना समझ पा रहा हो तो एक बार एसेट को बेच के देख लें। अगर ये ना समझ में आ रहा हो कि कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो बेचने से हमें समझ में आ जाएगा कि कितना गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल हम रिकॉग्नाइज करते, वही हमारा गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक के केस में हम सिर्फ एसेट की कीमत को बढ़ा के अपनी बुक्स में लिख रहे हैं। अब हमने रिवैल्यूएशन कर दिया। हमारी बुक्स में अगर मैं पहले वाले एग्जाम्पल की बात करूं, जो 5 करोड़ का लैंड एंड बिल्डिंग हम खरीद के बैठे थे, अगर उसी तरीके से मैं ये कहूं कि मेरी एक मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख है, उस मशीन की यूजफुल लाइफ 5 साल है और मैं स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करता हूं, तो 2 साल के बाद कैरिंग अमाउंट या नेट बुक वैल्यू जो इसका होगा वो होगा 60,000। अब तक जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा था पीएनएल में, वो चार्ज कर रहा था 20,000 पर ईयर। अब दूसरे साल के एंड में हमारा मन हुआ कि रीवैल्यू करके देखते हैं, और पता लगा कि रीवैल्यूएशन की वजह से एसेट की कीमत अब 80,000 हो गई है। 20,000 का रीवैल्यूएशन हम रिकॉर्ड करते हैं और रीवैल्यूएशन सरप्लस में हम 20,000 का रिजर्व क्रिएट कर देते हैं। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कहना है कि जो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन होगी वो रीवैल्यूड अमाउंट पे लगेगी, और हमें ये भी देखना होगा कि रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी है। अब 80,000 का एसेट 3 साल के पीरियड में डेप्रिशिएट होगा, तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 26,667 का डेप्रिसिएशन अब हर साल चार्ज करेंगे। एसेट हमारे पास है, हूबहू वैसा ही दिखाई देता है जैसा पहले था, यूज़ भी वैसे ही कर रहे हैं, पर रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से इसकी कीमत अब 80,000 हो गई है, जिसकी वजह से रीवैल्यूड अमाउंट पे डेप्रिसिएशन करने की वजह से अब हम 26,667 का चार्ज पीएनएल को देंगे। पीएनएल इस स्थिति को समझ नहीं पा रहा है कि वही एसेट है, पहले आप 20,000 चार्ज करते थे, अब आप एकदम से उठ के 26,667 रुपये चार्ज करने लग गए हैं, तो ये तो मेरे साथ जाती नहीं हो रही क्या? एसेट भी वही है, वैसा ही यूज़ है, तो ऐसा क्या तीर मार लिया आपने कि आप 6,667 रुपये ज़्यादा चार्ज करने लगे हैं? मेरी रिकवरी तो वही होनी चाहिए ना जिस कीमत पे एसेट खरीदा था। हमने कहा नहीं, एसेट रीवैल्यू हो चुका है, अब हमारी रिकवरी ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पैसा रिकवर करना पड़ेगा क्योंकि इसकी कीमत मार्केट में बढ़ चुकी है। तो हमारी जिम्मेवारी भी ये बनती है कि अब बढ़ी हुई कीमतों पे रिकवरी करें इस एसेट की। तो पीएनएल को फिर भी अच्छा नहीं लगा, उसने कहा कि क्या कोई तरीका नहीं है जिसकी वजह से मेरा जो नेट इम्पैक्ट है वो थोड़ा दुरुस्त हो जाए। तो इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिवैल्यूएशन सरप्लस को जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है ये आइटम कभी भी रिक्लासीफाई नहीं होगा पीएनएल में। अब हमारे पास सरप्लस में 20,000 हैं, हम चाहकर भी इसे पीएनएल में नहीं ले जा सकते हैं, तो पीएनएल ने कहा कोई और तरीका खोजो। क्या इस दुविधा को हम ठीक नहीं कर सकते हैं कि ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स
वही पिक्चर प्रेजेंट कर रही है जो है। और एसेट बढ़ने की वजह से जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ उसका कोई तरीका तो होगा जिससे दुनिया को पता चले कि नहीं, हमारा जो रिटेन अर्निंग्स है वो कम है। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, जो टोटल इंक्रीज है रिवॉल्यूशन सरप्लस में वो है 20,000 और अगले 3 साल तक हम इस एसेट को यूज करेंगे, और जो टोटल एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको चार्ज हो रही है वो है 6,667। तो सवाल ये है कि क्या इस एक्सेस डेप्रिसिएशन का कोई ट्रीटमेंट है? तो 2 तरीके सुझाए जाते हैं। या तो ये कहा जाता है कि अगर आप बहुत ही इमोशनल हैं अकाउंटिंग को लेकर और आप इस दुविधा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि इस 20,000 के रिवॉल्यूशन सरप्लस के बैलेंस में से हर साल 6,667 निकाल कर रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दो। तो जनरल एंट्री होगी रिवॉल्यूशन सरप्लस अकाउंट डेबिट 6,667, वो कम हो जाएगा रिवॉल्यूशन सरप्लस, और क्रेडिट होगा रिटेन अर्निंग्स 6,667। अब पीएनएल और रिटेन अर्निंग्स थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि हमें जो नुकसान हुआ था इस एक्सेस डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी भरपाई हो चुकी है। दूसरे साल भी हम ऐसा ही करेंगे, और तीसरे साल तक क्या होगा, जो रिवॉल्यूशन सरप्लस का 20,000 का बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, और 3 साल के दौरान ये 20,000 का बैलेंस 6,667 के रूप में हर साल ट्रांसफ़र हो जाएगा रिटेन अर्निंग्स में, और रिवॉल्यूशन सरप्लस ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप बहुत इमोशनल नहीं हैं अकाउंटिंग को लेकर और आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा मटेरियल अमाउंट है, किसी की ज़िंदगी में इससे फ़र्क पड़ेगा, तो अब ये भी कर सकते हैं कि कुछ ना करें। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर कोई रिवॉल्यूशन सरप्लस मौजूद है हमारी बुक्स में और उससे रिलेटेड एसेट या डी रिकॉग्नाइज हो जाता है या डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो हमारा ये फ़र्ज बनता है कि उससे रिलेटेड सारा का सारा रिवॉल्यूशन सरप्लस हम एक मुश्त में ट्रांसफ़र कर दें रिटेन अर्निंग्स को। तो अगर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं तो हम रिवॉल्यूशन सरप्लस को रहने देंगे अपने बैलेंस में। 20,000 का बैलेंस वहाँ पड़ा है, क्योंकि हमें ये भी उम्मीद है कि कल को कुछ कम ज़्यादा हो सकता है ऐसे दोबारा रीवैल्यू हो तो कुछ कम ज़्यादा होगा, तो उसकी तैयारी के लिए भी हम इसे रिवॉल्यूशन सरप्लस में रहने देते हैं। हमें उम्मीद नहीं है कि हम रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, हमें उम्मीद है कि हो सकता है दोबारा रिवैल्यू हो जाए। पर अगर लगता है कि दोबारा रिवॉल्यूशन का मौका नहीं है, बस हो गया इस एसेट से रिलेटेड जो भी होना था, तो हम हर साल ट्रांसफ़र कर सकते हैं या हम इसे रहने देते हैं रिवॉल्यूशन सरप्लस में। तो एक लंप सम में रिवॉल्यूशन सरप्लस से ये ट्रांसफ़र होगा रिटेन अर्निंग्स में 20,000 का बैलेंस जब एसेट डी रिकॉग्नाइज होगा या उससे पहले डिस्पोज ऑफ हो जाता है। उस केस में भी जो भी रिवॉल्यूशन सरप्लस हमारी बुक्स में है, फ़र्ज ये बनता है कि उसे हम एक लंप सम में ट्रांसफ़र कर दें रिटेन अर्निंग्स में।